वीवीआईपी सीट मानी जाती है। गांधी परिवार का कहा जाता है ये गढ़ है और इस गढ़ पे पहली बार रण हो रहा है। और ऐसे में मनोज पांडे जो कि यहां पर कैबिनेट मिनिस्टर रह चुके हैं, 3 बार के विधायक, कहते हैं जब हवाएं उल्टी होती हैं तो उसमें भी जीतने का मादा रखते हैं। ऐसा करके दिखाया है और वो कद दिख रहा है। इसमें क्या होगा इसको आज हम और आप नहीं तय कर सकते, लेकिन सवाल ये बड़ा है आज देश के सामने। आज देश का सबसे बड़ा लोकतंत्र का जो महापर्व माना जाता है, देश की लोकसभा का चुनाव हो रहा है। और ये चुनाव केवल किसी सरकार को बनाने का नहीं है, ये चुनाव हो रहा है देश बनाने का। ये चुनाव इस चीज के लिए भी हो रहा है कि कौन ऐसे लोग हैं जो देश की सीमाओं को सुरक्षित रख पाएंगे, कौन से ऐसे लोग हैं जिन्होंने देश की आंतरिक सुरक्षा को मजबूत करने का काम किया और कौन से ऐसे लोग थे जिन्होंने देश की आंतरिक सुरक्षाओं से खिलवाड़ करने का काम किया। क्या ये देश भूल जाएगा कि यही देश है जहां नक्सलाइट की समस्या झारखंड, मिजोरम और छत्तीसगढ़ में किन हालात में थे? पंजाब जल रहा था, कश्मीर की वादियों और घाटियों में लोगों के खून बह रहे थे। मैं तो धन्यवाद दूंगा भारत के यशस्वी गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी का कि जिन्होंने इस देश में भारत की आंतरिक सुरक्षा को ठीक करने का काम किया। प्रभु राम की गाथाएं गाई जाती हैं, लोग कहते हैं कि माँ हो सीता मैया की तरह हो, भाई हो भरत की तरह हो, और उसी देश में कुछ लोगों ने रामचरितमानस को जलाने की इजाजत कैसे दे दिया? भगवान प्रभु राम के बारे में अमर्यादित भाषा बोलने की इजाजत कैसे दे दिया? ये तो मैंने भी देखा है कि आप हमेशा संघर्ष करते रहे, इसीलिए तो मैंने कहा कि उल्टी हवाओं में भी जीतने की कला और हुनर है। लेकिन सवाल यही है कि एक वक्त था कि जब सनातन को उस पार्टी में गाली दी जा रही थी, अपशब्द कहा जा रहा था और मजबूर होकर के कहीं ना कहीं आप भी मायूस थे जिस तरीके की उस बात को वहां पे बढ़ाया चढ़ाया जा रहा था। मनोज पांडे का वो रक्त नहीं है, समाजवादी पार्टी, मनोज पांडे का वो रक्त नहीं है, मनोज पांडे का वो नेचर नहीं है कि हम गलत चीज को बैठकर टुकुर टुकुर देखें। 30 साल में समाजवादी पार्टी में मैंने निष्ठा से काम किया, लाठी खाई, डंडा खाई, जेल जाना पड़ा। किसके लिए जाना पड़ा? किसान, गरीब, दलित भाइयों के लिए। और जब तक जिंदा रहूंगा उनकी लड़ाई लड़ता रहूंगा। लेकिन जाने आने का सवाल नहीं है, ये तो छोटा सवाल है। सवाल है कि हम देश में आए हैं, मानव जीवन में जन्म लिया है, तो हमारी यही कोशिश रहेगी। मैं तो ऊंचा हार की अपनी जो जनता है इसको नतमस्तक होकर के लेट करके इसके चरणों में प्रणाम करता हूं। एक राजनीति में कहा जाता है समीकरण, ब्राह्मण चेहरे के रूप में आपको एक बड़े नेता के रूप में कल से देखा जा रहा है और ये माना भी जा रहा है सिर्फ रायबरेली नहीं बल्कि आसपास के क्षेत्र में भी ब्राह्मण की जो नाराजगी है या जो ब्राह्मण का समीकरण है वो आपके माध्यम से साधने में मदद मिलेगी बीजेपी को। देखिए, न केवल ब्राह्मण, अगर रायबरेली के इस इतिहास को देखें तो हमने तमाम कमजोर गरीब अपने भाइयों के लिए लड़ाई लड़ने का काम किया है। और जब उन्हें सम्मान देने का सवाल आया तो मनोज पांडे पहले रायबरेली के नगर पालिका अध्यक्ष थे। आजादी के बाद जिन्होंने, आप सारस होटल जाएंगे तो आपको वीरांगना झलकारी बाई की मूर्ति नजर आएगी, आप बस स्टेशन जाएंगे तो सरदार वल्लभ भाई पटेल की मूर्ति नजर आएगी, जब उससे आगे बढ़ेंगे तो वीर आपासी द्वार दिखाई देगा, उससे भी आगे बढ़ेंगे तो मलिक मोहम्मद जायसी और आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी, राणा बेनी माधो द्वार दिखेगा, और जब ऊंचा हार आ पाएंगे तो उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा सरदार वल्लभ भाई पटेल पार्क और माहेपासी किला भी इस चीज का गवाह होगा कि ऊंचा हार की जनता के सेवक ने, मनोज पांडे ने सभी जात वर्ग और धर्म के लिए काम करने का काम किया। उनकी विभूतियों को भी कहीं न कहीं, उनके इतिहास को भी हमने मजबूत करने का काम किया। और जो मैंने कोई एहसान नहीं किया, ये उन्हीं की देन है जो मैं विधायक हूं और लगातार ये मैं काम करता रहूंगा। वीडियो जर्नलिस्ट दीपक राणा के साथ आलोक पांडे, न्यूज स्टेट, रायबरेली। और खबर पर अधिक जानकारी देने के लिए संवाददाता निखिल शर्मा हमारे साथ लाइव जुड़ गए। निखिल, देखिए जिस तरीके से 2024 का रण जो कि बेहद दिलचस्प है, रायबरेली की चुनावी संग्राम का तो क्या ही कहना। और इस बीच अगर माना जाए तो कांग्रेस का गढ़ कहे जाने वाले रायबरेली में आज गृह मंत्री अमित शाह पहुंचेंगे। अपडेट के साथ बताइएगा कि आज का कार्यक्रम क्या कुछ रहने वाला है। देखिए, अगले चरण का जो रण है वो सभी राजनीतिक दलों के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। खास करके भारतीय जनता पार्टी के पास 2 चुनौतियां हैं। एक तो अमेठी सीट पर वो अपनी जीत जो है वो बरकरार रखे, और दूसरा रायबरेली में वो एक बार फिर राहुल गांधी को शिकस्त दे। वही दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का के ऊपर ये चुनौती है कि वो अमेठी में अपने प्रत्याशी को तो जिताएं, रायबरेली का अपना गढ़ राहुल गांधी के नाम पर
जो है वो आपस बचाए रखें। दोनों ही दलों की अगर हम बात करें, दोनों ही गठबंधनों की अगर हम बात करें, तो दोनों ने दोनों सीटों के लिए एड़ी और चोटी का जोड़ लगा दिया है। मनोज पांडे चूंकि रायबरेली से विधायक हैं, बड़े लंबे समय तक इन्होंने क्षेत्र में काम किया और बहुत ही डाउन टू अर्थ नेता माने जाते हैं, जमीनी नेता माने जाते हैं। ऐसे में जो मनोज पांडे का समाजवादी पार्टी छोड़कर भारतीय जनता पार्टी की तरफ जाना इस बात का संकेत दे रहा है कि रायबरेली में कांग्रेस जिसे अपना गढ़ मानती है, जहां से लंबे समय तक सोनिया गांधी सांसद रही और राहुल गांधी उम्मीदवार हैं, वहां पर कांग्रेस की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। उसके पीछे कारण यह है कि आप पिछले अगर चुनाव में देखें तो कभी भी लोकसभा चुनाव हुआ तो गांधी परिवार के खिलाफ समाजवादी पार्टी ने कोई अपना उम्मीदवार नहीं उतारा। इस बार समाजवादी पार्टी गठबंधन में चुनाव लड़ रही है, लिहाजा जो कांग्रेस और सपा का गठबंधन है इस इलाके में काफी मजबूत दिखाई पड़ेगा। दूसरी तरफ अगर हम भारतीय जनता पार्टी की बात कर लें तो भाजपा चूंकि अमेठी का किला पहले ही कांग्रेस का ध्वस्त कर चुकी है और उसके सामने अब चुनौती है कि रायबरेली का किला भी ध्वस्त किया जाए। तो इस लिहाजे से मनोज पांडे बेहद महत्वपूर्ण है, चूंकि मनोज पांडे रायबरेली से विधायक है, लंबे समय तक उन्होंने काम किया। पहले वो नगर पालिका अध्यक्ष रहे, उसके बाद विधायक हुए और बहुत जमीनी नेता जैसे मैंने बताया कि माने जाते हैं। और जब दिनेश सिंह जो है भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी हैं लोकसभा के, तो ऐसे में मनोज पांडे को किस तरह से उस क्षेत्र में जो है भारतीय जनता पार्टी के साथ मजबूती के साथ लाया जाए, ये समीकरण भाजपा बनाने में जुटी हुई है। यही